वेस्कुलर इंजरी है, ठीक है, सॉरी। तो बेटे ये आसान सी बात है, मैंने आपको बहुत जल्दी से बता दें कि सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर इसकी वजह से बच्चों में होता है। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन इसकी टाइप है। क्लासिफिकेशन गार्टलाइन क्लासिफिकेशन है। अगर तो अनडिस्प्लेस है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर पार्शियल डिस्प्लेस है तो क्लोज विद इंटरनल फिक्सेशन, क्लोज रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, और अगर नहीं है इंटरनल फिक्सेशन का मतलब कास्ट फिक्सेशन, ठीक है। और अगर टाइप 3 है तो उसमें हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे के ट्रैक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्लोज रिडक्शन की कोशिश करते हैं। नहीं हो तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैस्कुलर इंजरी और वेसल में भी ब्रेकियल आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है। उसके अलावा बेटे इसके अंदर नर्व्स डैमेज होती हैं, लेकिन मुझसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें रेडियल भी होती है, अल्नर भी होती है, मीडियन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, और इसकी भी आगे सब टाइप। तो मीडियन की टाइप होती है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये आपने MCQ पॉइंट्स हैं जो कहीं पे लिख लें, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर भी लिखवाए, आर्टरी की भी बात हो गई। एंड देन दिस इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है ये मोस्ट लाइकली डैमेज होती है इन सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। उसके अलावा वॉल्कमैन स्कीम में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है, एंड लेटर ऑन मैल यूनियन या नॉन यूनियन भी का सामना भी करना पड़ सकता है। सो ये बहुत आसान सी बात है किसकी, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की। अब सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर के बाद यहीं पे अब मैं डिटेल पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि आप लोग पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने बात कर ली क्लाविकल की, देन शोल्डर डिसलोकेशन की, देन ह्यूमरस की बात हो गई सारी की सारी। अब यहीं पे बेटे उसने साथ में ही ना रेडियस की या फोर आर्म की भी बात की हुई है, ठीक है। तो नंबर 1 वो कहता है कि अगर रेडियस के हेड का फ्रैक्चर हो, ये ज़्यादातर तब होता है अगेन जब पेशेंट जो है, रेडियस हेड का फ्रैक्चर कब होता है, जब फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड हो, ठीक है। दूसरा इसके लिए जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम मैसन क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो ये आपने याद रखनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। यानी जो आपकी टाइप 1 होती है उसमें अनडिस्प्लेस्ड सा फ्रैक्चर होता है, ठीक है, अनडिस्प्लेस्ड पार्शियल आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर होता है। टाइप 2 में वो कहता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, और टाइप 3 में कम्युनिटेड होता है, यानी 1 या 2 3 से ज़्यादा जो फ्रैक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल या मिनिमली डिस्प्लेस होता है तो हम इसको नॉन ऑपरेटिवली टेम्परेरी कॉलर एंड कफ से ट्रीट कर सकते हैं। अगर लार्जर फ्रेगमेंट हुए या मेजर डिस्प्लेसमेंट हुई तो फिर हमें ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ेगी, और अगर वो भी पॉसिबल ना हुई तो फिर हम उस रेडियल हेड को क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर देंगे। सो यहाँ हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ हम ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके हेड को एक्सरसाइज करते हैं। अब रेडियस हेड के साथ साथ ही उन्होंने ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर को भी बताया हुआ है। ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपसे पूछते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराए हैं। ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर जो है वो भी तब होता है जब आप एल्बो पॉइंट यानी एल्बो के बल जो है वो गिरते हो, और इसके ट्रीटमेंट में भी वो कहता है कि अगर तो वो अनडिस्प्लेस सा फ्रैक्चर होगा तो हमने क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हमें लगता है कि एक्स्ट्रा आरिक्यूलर है या इंट्रा आरिक्यूलर फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको टेंशन और बैंडिंग से या वायरिंग से ट्रीट करते हैं, और अगर कम्युनिटेड होगा तो फिर हम प्लेट फिक्सेशन करते हैं। तो ये बेटे ओलिक्रेनॉन या रेडियल हेड फ्रैक्चर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पूछ लें तो ये कहने में आपका क्या जाता है कि जी अगर तो बहुत मिनिमल डिस्प्लेस हुआ तो फिर हम कंजर्वेटिव करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं एक्स्ट्रा आरिक्यूलर और इंट्रा आरिक्यूलर फ्रैक्चर आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर्स हैं, फिर हम टेंशन बैंडिंग कर सकते हैं, और कम्युनिटेड है तो फिर हम प्लेट फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह फिर उन्होंने साथ में 4 आर्म के फ्रैक्चर्स बताए हुए हैं, वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। उनकी तस्वीरें भी हम देख लेते हैं। एक बेटे हमारे पास होता है मॉन्टीजिया फ्रैक्चर, ग्लेजी फ्रैक्चर, कोलीज फ्रैक्चर, स्मिथ या रिवर्स कोलीज और स्केफॉइड। ये लोअर आर्म में जो 4 आर्म है वहाँ पे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मॉन्टीजिया फ्रैक्चर, जिसकी बहुत डिटेल बेशक आप लोग ना करें या करनी है तो भी मुझे बता दें। मॉन्टीजिया फ्रैक्चर में होता ये है कि आपका यहाँ पे समझ लो ये अल्ना है, ठीक है, और ये समझ लो रेडियस का हेड है, ठीक है। प्रॉक्सिमल अपर थर्ड यानी आपका जो अपर थर्ड अल्ना का है ना, इसका फ्रैक्चर होता है, और रेडियस का हेड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। अब रेडियस का हेड इंटीरियरली डिस्प्लेस हो सकता है, पोस्टीरियरली हो सकता है, लेटरली हो सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन वो आपको नहीं कराई हुई, सो बेशक आप छोड़ भी सकते हैं। बात आपने इतनी याद रखनी है कि जो प्रॉक्सिमल थर्ड है अल्ना का यानी अपर थर्ड है अल्ना का,
उसका फ्रैक्चर है और उसके फ्रैक्चर की वजह से एल्बो जॉइंट के लेवल पे आपका जो रेडियल हेड है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टीजिया फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये वैसे अनकॉमन है लेकिन ये फोर्स प्रोटोनेशन ऑफ फोर आर्म या डायरेक्ट ब्लो की वजह से हो सकता है। नंबर 2 हमारे पास होता है ग्लेजी फ्रैक्चर। ठीक है, सो मैं इनकी तस्वीरें भी दिखाती हूँ सो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 होता है ग्लेजी फ्रैक्चर। ग्लेजी फ्रैक्चर बेसिकली ये है कि ये फॉर एग्जांपल अल्ना है और ये रेडियस है ना, तो रेडियस की शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है। क्या होता है इसमें, रेडियस की मिडल का या रेडियस की शाफ्ट का फ्रैक्चर है। और इस रेडियस शाफ्ट फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड लोअर थर्ड डिसलोकेशन हो जाती है यहाँ से डिस्टल अल्ना की, बल्कि कुछ लोग कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, दोनों ही डिसलोकेट हो जाते हैं रिस्ट के लेवल पे। ठीक है, सो यहाँ प्रॉक्सिमल अल्ना के फ्रैक्चर की वजह से रेडियस की डिस्प्लेसमेंट हुई थी एल्बो जॉइंट से। यहाँ रेडियस के लोअर एंड में फ्रैक्चर की वजह से अल्ना जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है रिस्ट जॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे आगे हाथ है। ठीक है, सो रेडियस की शाफ्ट का फ्रैक्चर है लोअर एंड पे, जिसकी वजह से रेडियो अल्नर जॉइंट जो एल्बो रिस्ट के लेवल पे बन रहा होता है वो क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है। मैं अभी तस्वीरें दिखा देती हूँ। इन दोनों की जो मैनेजमेंट है वो ऐसे होती है कि हम रिडक्शन तो करते हैं लेकिन रिडक्शन से हमें इतना सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट नहीं होता। सो दोनों के अंदर आपको ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये दोनों समझ आ गए। इनकी अभी तस्वीर देखते हैं तो आपको और समझ आ जाएंगे। नंबर 3 बेटे हमारे पास होता है कोलीज फ्रैक्चर, और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स कोलीज भी कहते हैं या फिर उसको स्मिथ फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब कोलीज फ्रैक्चर में होता ये है कि आपकी ये जो रेडियस है ना, और समझ लो यहाँ पे ना, मतलब मुझे डायग्राम नहीं आती इतनी अच्छी बनानी, लेकिन ये रिस्ट जॉइंट है। अब इस रिस्ट जॉइंट से तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर तक ये जो रेडियस है इसका फ्रैक्चर होता है। सो कोलीज में भी जो फ्रैक्चर होता है वो रेडियस का होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर होता है और इसकी वजह से डॉर्सल एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इन डिस्टल सेगमेंट की, जिससे हाथ की पोजीशन जो है वो ना ऐसे करके वो जो कांटा नहीं होता घरों में उस जैसी हो जाती है। मैं भी तस्वीर दिखाती हूँ। ठीक है, सो आपने याद रखना है यहाँ पे डॉर्सल एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टल सेगमेंट की, और ये यूजुअली एल्डर फीमेल्स में होता है जो कि ऑस्टियोप्रोटिक हैं, पोस्ट मीनोपॉजल हैं, और इसको हम लोग डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है और उसमें क्या होती है, मीडियन नर्व होती है। सो मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, माल यूनियन हो सकता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो टेंडन है वो डैमेज होगा, फिर उसका जो थंब है वो एक्सटेंड नहीं कर सकेगा एट मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, उसके अलावा सडन एट्रोफी हो सकती है या जॉइंट स्टिफनेस। ज़्यादातर वो कहता है कि नॉन ऑपरेटिवली ही ट्रीट किए जाते हैं, क्लोज रिडक्शन हम करते हैं अंडर एनेस्थीसिया और कास्ट अप्लाई करते हैं। बहुत कम ऐसे होगा कि आपको ऑपरेशन करना पड़े, नहीं करना पड़ता। इसी कोलीज के रिवर्स प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रिवर्स कोलीज कहते हैं। ये एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है बट विद वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें डिस्टली डिस्प्लेस होते हैं सेगमेंट और यहाँ वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टल सेगमेंट की। कैसे, मैं अभी तस्वीर दिखाऊंगी तो ही आपको समझ आएगा। और ज़्यादातर तब होता है जब आप डॉर्सम के बल गिर जाते हो, और इसका ट्रीटमेंट भी सेम ही है। ट्रीटमेंट आपको क्या बताया है, ज़्यादातर हम जो है वो रिडक्शन करते हैं और कास्ट अप्लाई करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज स्कैफॉइड फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन रिस्ट बोन जो फ्रैक्चर्ड होती है वो स्कैफॉइड है और उसकी वजह से थोड़ा सा पेन स्वेलिंग होती है, एक्सरे पे वो मिस भी हो सकती है। इसलिए अगर अभी सिम्टम है तो आप पेशेंट का बोनी आइसोटोप बोनी स्कैन या MRI करोगे। अनडिस्प्लेस होगा तो प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेस अनस्टेबल है तो फिर हमें इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ेगी। स्कैफॉइड की भी जो मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिलेड यूनियन या इवन मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। सो आई होप ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मॉन्टीजिया में प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होता है, ग्लेजी में डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है, यहाँ कोलीज और रिवर्स कोलीज में भी डिस्टल रेडियस जॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर के लेवल पे फ्रैक्चर होता है। डिस्टल सेगमेंट अगर हमारे पास डॉर्सली डिस्प्लेस होंगे तो वो कोलीज है, और अगर वो वेंट्रली या इंटीरियरली डिस्प्लेस होंगे तो वो रिवर्स कोलीज या स्मिथ फ्रैक्चर है। अब ये कुछ तस्वीरें आप देख लें, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेंगी। मैं भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, वो कहता है कि तस्वीरें, अच्छा ये आप तस्वीरें देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर उसमें आपको गार्टलैंड क्लासिफिकेशन बताइए ना कि वो है कि यानी टाइप 1 के अंदर ये एक हेयर लाइक फ्रैक्चर यहाँ पे होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जॉइंट अपनी जगह पर है।
टाइप 2 में वो पार्शियली डिस्प्लेस होता है और टाइप 3 में देखें कि वो कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है जो भी आप लोगों को पढ़ाया है मॉन्टीजिया फ्रैक्चर। मॉन्टीजिया फ्रैक्चर में क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास अल्ना है ना, इस अल्ना का जो अपर प्रॉक्सिमल थर्ड है उसके अंदर फ्रैक्चर है, जिससे रेडियस की इस लेवल से डिसलोकेशन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज मॉन्टीजिया फ्रैक्चर। अब ये जो मॉन्टीजिया फ्रैक्चर होता है ना, इसकी फिर डिफरेंट डिसलोकेशन डिपेंडेंट होती है। दिस इज एंटीरियर डिसलोकेशन हुई हुई है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रेडियस का हेड पोस्टीरियरली डिसलोकेटेड है और ये लेटरली डिसलोकेटेड है, लेकिन ये आप बेशक ना करें। अब यहाँ पे ना इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। अगर आप बेटे देखें कि सॉरी डायग्राम ही उल्टी हो गई, सॉरी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब अल्ना का फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो रेडियस का हेड डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। फिर रेडियस के लोअर एंड पे फ्रैक्चर हो रहा है तो ये जो अल्नो रेडियल वो है ये आपस में सब लेग्जेट हो रहा है, ठीक है। सो इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। और लास्टली हमारे पास आ जाता है कोलीज और रिवर्स कोली या स्मिथ। इसके अंदर अगर आप लोग देखें ना तो ये जो इसकी डिसलोकेशन है ये पोस्टीरियरली, ये जो डिस्टल सेगमेंट है ना ये पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है, और यहाँ पे ये जो डिस्टल सेगमेंट होता है ये एंटीरियरली डिस्प्लेस होता है या वेंट्रली होता है। तो बस इतना सा आपने याद रखना है, जैसे ज़ाहिर है उसकी पोजीशन के ऊपर भी फ़र्क आता है। सो ये हमारे पास कोलीज एंड रिवर्स कोलीज हैं। ये हमारे पास मॉन्टीजिया और ग्लेजी है। ये मॉन्टीजिया की डिफरेंट आगे फिर वो होती हैं पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड दिस इज़ अगेन मॉन्टीजिया। ये गार्टलैंड क्लासिफिकेशन है। ये दो लीजन्स हैं जो मैंने आपको ना ऊपर बताई थी कि जब हम लोग एक्सरे करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन में तो एक हमें क्या मिलती है, बेनकार्ट लीजन जो कि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज को इंडिकेट करती है, और दूसरी ये हिल सैक लीजन होती है जो पोस्टीरियर एंड पे ना एक बोनी सी डिफेक्ट होता है, ठीक है। सो ये वो वाली लीजन है। और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेटे सॉरी आपका क्या था, ये था डिफरेंट डिसलोकेशंस, ठीक है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई कंसर्न, कोई मसला हो इस चैप्टर में तो मुझसे पूछ लें। इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी डैमेज हो रही है, क्या कॉम्प्लिकेशन। इसको प्लीज़ इस तरह से ही कंप्लीट करें। आप बुक में साथ में अगर ऐड कर लेंगे तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। साथ इसके पास पेपर्स निकाल के देख लें, वो मैं भी करा दूँगी आपको एंड पे, ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोअर लिम्ब फ्रैक्चर करेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से फीमर का जो फ्रैक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।